आज हम रिवीजन के अंतर्गत ज्योग्राफी को पढ़ने की ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे, जिसमें यहाँ रिवीजन के दौरान ये आशा की जाती है कि आपने इतना तो पढ़ ही रखा होगा। बस यहाँ आपका सिर्फ एक रिवीजन करवाया जाएगा और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको वो चीज़ ही बताई जाएगी जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अंतर्गत मैंने ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, इसमें आप ये मत सोचना कि बहुत ही ज़्यादा डेस्क्रिप्टिव है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद इसमें जो स्टोरी लिखी है उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पढ़ोगे तो आप एक बार निकाल के चले जाओगे तो समझ जाएंगे। जो बात मैं यहाँ पर समझाऊंगा उसको ज़रूर ध्यान से समझना है, बस वही इंपॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी में, वहीं से सवाल आएंगे। इसमें मैंने जो आपको समझाऊंगा उसी को इसमें लिख रखा है, इसलिए इनका विस्तार हो गया है। लेकिन जो बात आपको बताई जाए वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही समझने उनको उसी को समझना है आपको। और उसको ध्यान से, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको मान लें मैं जब आपको बता पा रहा हूँ और आपको उसमें समझ में नहीं आ रही तो आप उसको अच्छे से दोबारा पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके इसमें समझ नहीं है, या हो सकता है पढ़ाते टाइम कुछ चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाती विद इन टाइम के दौरान, या कुछ चीज़ें मैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेके इसमें पढ़ाता हूँ कि आपको इतना तो आता ही होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली अब स्टार्टिंग में नहीं जा पा रहा। लेकिन मेरी ये कोशिश है और मुझे विश्वास है कि काफ़ी हद तक मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो भूविज्ञान, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक होगा वो होगा भूविज्ञान, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं जियोलॉजी। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा, भूविज्ञान होगा पहला, दूसरा टॉपिक होगा हमारा वो होगा जलवायु विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल प्री में बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ आएगी, लेकिन हम समझा देंगे, उसके बाद आप उन सब सवालों को ईजिली कर पाओगे। जलवायु विज्ञान के बाद समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, ओशनियोलॉजी। समुद्र विज्ञान के बाद हम पढ़ेंगे मृदा विज्ञान। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें हम वनस्पति विज्ञान। ये जो चीज़ें हम विश्व के लेवल पर पढ़ेंगे, इन्हीं में से कुछ चीज़ें हम मैपिंग के माध्यम से किस तरीके, इसी तरीके से हम इंडिया की ज्योग्राफी को भी लेकर चलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को। इसके साथ मैपिंग के माध्यम से हम नदी, विश्व के आज महाद्वीपों की स्थिति, नदी, उन कौन से देश है जो ज़्यादा फेमस है उनको लेंगे हम। इनको पढ़ाएंगे, मैपिंग को पढ़ाएंगे। मैपिंग में मैं जैसे वर्ल्ड की मैपिंग में जैसे आपको दे देंगे कुछ नदियाँ जो फेमस है, कुछ नदी के बाद कुछ जल संधि जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जल संधि, या कुछ सागर, छोटे छोटे सागर है उनको लेंगे। सागर के साथ इम्पोर्टेंट अगर इंसिडेंट है वर्तमान प्रेजेंट में, अगर कोई हमारे पास न्यूज आएगी तो उस स्थानों को भी हम मैपिंग के माध्यम से देखेंगे। भारत के अंतर्गत हम नदी, झील, जो भी फेमस, जो भी आपको मतलब प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उनको लेने की इसमें कोशिश करेंगे। आपको बस थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना है। आप इन नोट्सों को देख करके या वीडियो की जो टाइमिंग है वो तो कम ही रखूँगा, लगभग आपको वीडियो मिलेगी 40 से 60 मिनट के बीच में, तो इतना ही रखूँगा। और ज़्यादा वीडियो हो सकता है इसमें थोड़ी वीडियो 2-4 ज़्यादा बन जाए, लेकिन हाँ आपको सिर्फ उसको ध्यान से सुनना है बस। उसके बाद इसमें क्या क्या कहानी है वो अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे तो आपको वो याद हो जाएगी और आप अपना पढ़ ही रखा होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस सभी को मैं बेस मानते हुए मैं इसका आपको रिवीजन करवाऊँगा। जितना भी मुझ पर कोशिश होगी मैं समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा, चित्रों के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से। तो आपको बस इसमें धैर्य रखना है और ध्यानपूर्वक मेरी इन वीडियो को आपको देखना है। मेरी वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो, इसमें ऐसा तो नहीं कि आपको, इसलिए मैंने लाइव क्लास नहीं रखी, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपको लाइव क्लास ले पाऊँ, क्योंकि लाइव क्लास में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, उसमें आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फिर हर क्वेश्चन का जवाब देना, वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका भी टाइम जाता है, हमारा भी टाइम जाएगा। तो इस बेस को ध्यान में रखते हुए हमने लाइव क्लास नहीं ली, आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें जो भी आपको डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके कालक्रम को देखते हैं, जहाँ से सवाल आने की संभावना रहती है। देखो, पृथ्वी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, हमको पता है पृथ्वी तो ब्रह्मांड का एक भाग है ना। ब्रह्मांड के अंतर्गत एक ग्रह है पृथ्वी, तो बस एक छोटा सा ग्रह।
तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अभी तक देखो सार्वभौमिक बात तो बन नहीं पाई कि रियलिटी में किससे हुई। ऐसी वैज्ञानिक प्रूफों के साथ तो अच्छे से वो बात हो, या अच्छे से मान मेरा कहने मतलब अच्छे से उसको प्रूव कर दिया गया हो, ऐसा कोई सिद्धांत अभी तक फाइनली नहीं आया। लेकिन कुछ सिद्धांत आए थे जिन्होंने उसकी उत्पत्ति से लेकर विभिन्न प्रकार की चीज़ें दी और बताया। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि आपको पता है ये पूरे सिद्धांत जो मैंने यहाँ दे रखे ये बहुत विस्तार से हैं। इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, किस तरीके से बताई, जो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस विचारक ने या किस वैज्ञानिक ने कौन सी परिकल्पना दी। क्योंकि इसमें परिकल्पना इसलिए शब्द दिया गया है क्योंकि इसमें सिर्फ इन्होंने अनुमान के आधार पर कि ऐसा है, ऐसे प्रूफ मिलते हैं, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, इसलिए इनको परिकल्पना या संकल्पना बोलते हैं। इसके बाद अब देखते हैं सबसे पहले देखो वायव्य राशि जो परिकल्पना है इसको इमैनुअल कांट ने दिया था, और निहारिका परिकल्पना इन दोनों को मिलकर के लाप्लास और इमैनुअल कांट इनके द्वारा दी गई थी। इतना ध्यान रखना है कि इनको किसने दिया था। तो निहारिका परिकल्पना है और वायव्य राशि जो परिकल्पना है उसको इमैनुअल कांट और लाप्लास ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस विचारक ने या वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया। ग्रहाणु परिकल्पना की अगर मैं बात करूँ तो चैम्बरलिन ने दिए। निहारिका परिकल्पना की बात करूँ, निहारिका है वो जेम्स और जेफरिन ने दिए। द्वैत तारक संकल्पना है ये रसेल ने दिए, और धूली तारक संकल्पना है ये सिमर ने दिए। ये आपको थोड़ा सा इनके लिए देना है कि कौन कौन सी उत्पत्ति। लेकिन ये जितनी भी परिकल्पना मैंने आपको बताई, ये परिकल्पना में कोई न कोई कमी तो थी। इसकी कमी को जैसे वायव्य राशि में कमी थी उसको निहारिका के माध्यम से इंप्रूवमेंट किया गया, पर ग्रहाणु परिकल्पना में चैम्बरलिन ने उसमें और मॉडिफाइड किया, उसमें कुछ कमी थी तो करीब कमी रही। ये सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं हो पाई। परंतु वर्तमान में जिसे ज़्यादातर जिस सिद्धांत को थोड़ा वैलिड माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में, वो है आपको बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं इसको। बिग बैंग थ्योरी है या इसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी बोलते हैं। इस सिद्धांत को सबसे वैलिड सिद्धांत माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में। इस सिद्धांत ने क्या बोला है वो कहानी में आप ध्यान रखना। इस सिद्धांत ने बोला है कि आज से लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व, आज से लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व एक बहुत ही छोटा सा, जिसे आद्य पदार्थ बोला गया था, आद्य पदार्थ यानी कि छोटा सा पदार्थ था, और छोटे से इस पदार्थ के अंतर्गत ऐसे बताया गया कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और उसके साथ इसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। अब एक छोटा सा पदार्थ आप ध्यान रखें, एक छोटा सा पदार्थ है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है जब कोई चीज़ प्रेशर पड़ा तो एक टाइम के बाद उसका क्या हुआ, विस्फोट हुआ। तो ये बोला जैसे ही उसका विस्फोट हुआ तो उसके कण हैं वो दूर दूर चले गए। विस्फोट हुआ उसके कण दूर दूर चले गए, और इसमें कणों के तापमान, जो कण देखो ये आद्य पदार्थ था, इसका क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद ये कण है, इसमें से कण निकले छोटे छोटे, क्योंकि छोटा था तो कण निकले होंगे, तो दूर दूर चले गए। अब दूर दूर फैलने के लगे, और ऐसा बोलते हैं कि दूर दूर बिखराव हुआ है इनका, तो आज भी बिखराव हो रहा है। इसके लिए मैं बताऊंगा प्रूफ क्या है। तो दूर दूर फैलने लगे तो इन कणों में जब आपको पता है तापमान, जब ये उस एक में थे दूर दूर गए तो इनमें से क्या है, धीरे धीरे इनका तापमान कम आने लगा और क्रमिक रूप से शीतल होने लगे, धीरे धीरे शीतल होने लगे। और इसी से सौरमंडल के जो जितने भी कण हैं, ऐसे इतने कण निकले होंगे 8, 9, 10 कण, तो 8, 9 ग्रह बन गए, विभिन्न प्रकार की उल्का पिंड है जो भी बन गए। तो इसी तरीके से मतलब इन्होंने बोला कि सौरमंडल का निर्माण, वो कण बिखरा हुए धीरे धीरे चले। और इसमें बोला कि पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी भी उन्हीं कणों में से एक कण था, और इसमें से उस कण के ऊपरी हिस्सा था जो सतह पर था, वो आपको पता है ठंडा हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो वो तो ठंडा होकर जम गया, और जो नीचे वाला हिस्सा अंदर रह गया उसका, उस कण का, वो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या रह गया, शीतल, मतलब वो एक तरह से गर्म रह गया, इसलिए वो द्रवित अवस्था में पाएगा। इसलिए हम देखेंगे पृथ्वी का दुर्लभ मंडल का जो भाग है वो द्रवित अवस्था में है। तो उस आधार पर, कुछ आधार पर हम अनुमान लगते हैं कि हाँ ये सिद्धांत थोड़ा सा काफ़ी वैलिड हो जाता है। तो यही बात बोले कि पृथ्वी क्रमिक रूप से ठंडी होने लगी, जिससे उसके ऊपर का भाग जम गया और क्रस्ट का निर्माण हुआ, जबकि इसके आंतरिक भाग का तापमान अभी भी अधिक रहा। इसलिए देखा जाए तो आंतरिक भाग में अगर मैं पढ़ूंगा क्रस्ट के बाद आपको बताया मेंटल, या मैं कोर की बात करूंगा तो मेंटल है, कोर है, ये थोड़ा सा लिक्विडाइड फॉर्म में मतलब मिल जाती है, मतलब लेकिन कोर बहुत ज़्यादा लिक्विडाइड फॉर्म में मिलती है, वो भी बाह्य कोर।
थोड़ी लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की उत्पत्ति इसी सिद्धांत से हुई। और बोला पृथ्वी की उत्पत्ति, ये इंसिडेंट तो आपको पता है 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन पृथ्वी अपनी की उत्पत्ति है 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है पृथ्वी की आयु। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हो। अभी मैंने आपको बताया कि कई बार आपको एक चीज़ मिलती है कि ब्रह्मांड ये कण अभी भी विस्तार हो रहे हैं, मतलब इनका अभी विस्तार हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और ब्रह्मांड का विस्तार का प्रूफ क्या है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। बीच की दूरी बढ़ती कैसे बढ़ रही है, इससे हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं। देखो आकाश गंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो इसका कैसे अनुमान लगा रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। देखो ब्रह्मांड क्या है, एक गोलाकृति मान लें पूरे ब्रह्मांड को। आपने गुब्बारा देखो, गुब्बारे को पूरा मान लें, गुब्बारा लिया मैंने और गुब्बारे में छोटे छोटे चिन्ह मैंने लगा दिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं गुब्बारे में हवा भरूंगा उन चिन्हों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वो क्यों बढ़ रही है डिस्टेंस, क्योंकि गुब्बारे का विस्तार हो रहा है। तो इसी प्रकार वो चिन्ह क्या है, इस ब्रह्मांड की आकाशगंगा है। तो अब वो चिन्हों के बीच में डिस्टेंस दूरी बढ़ रही है, तो इसका मतलब आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ रही है तो वो किस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज ही है। और इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए, मतलब इस वर्तमान की सिचुएशन के आधार पर कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसमें सबसे वैलिड जो सिद्धांत फिट होता है वो बिग बैंग है। क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत जो बोलता है कि कैलेंडरिक रूप से या कणों का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है और ये दूर दूर फैल रहे हैं, और फैल रहे हैं तो आज भी फैल रहे हैं, और आज भी फैल रहे हैं तो आज भी विस्तार हो रहा है। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सबसे सामान्य सिद्धांत वर्तमान में माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लो, इसमें कहानी वही लिखी है जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप ये मत सोचना कि नोट्स बने हैं तो कोई दिक्कत आएगी। इसके बाद आपको पता है कालक्रम का विभाजन। यहाँ मैंने ऐसे ईयर नहीं ली, यहाँ पे कौन सी ईयर में कितना कालक्रम था, यहाँ मैंने लिए काल, उनके नाम दिए और उन नामों के अंतर्गत जो इंसिडेंट हुए वो आपको याद रखने, क्योंकि वो सवाल आते हैं। अगर मान लें आपको नाम के साथ वो याद भी नहीं रहे, इतना याद रखना है कि पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, वो सिक्वेंस जरूर आपको ध्यान रखनी है। तो पूरे इस कालक्रम को आपको पता है 4-5 बड़े कालों में बांटा गया है। तो इसमें एक है प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक को 2 उप कालों में बांटा गया, एक है एजोइक और एक है प्री कैम्बियन। एजोइक एक ऐसा काल था जब कोई भी जीवन यहाँ पर संभव नहीं था, कुछ भी नहीं था, पृथ्वी नई नई अवस्था में आई थी उस टाइम। उसके बाद प्री कैम्बियन, अगर मैं काल की बात करूँ तो प्री कैम्बियन काल में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो गुजरात से राजस्थान होकर के दिल्ली की ओर जाती है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर देती है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखना, ये आपको इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसके बाद आता है पैलियोजोइक काल, जिसे प्राथमिक काल भी बोलते हैं। इस काल में कई अन्य उपकाल भी हुए थे, जिसमें एक होता है कैम्बियन काल। और कैम्बियन काल के अंतर्गत भारत में, देखो ऐसे तो इस दौरान कई इंसिडेंट हुए, लेकिन भारत में हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से और विश्व में जो सबसे फेमस चीज़ है उसके हिसाब से कौन सी चीज़ यहाँ पर आई, तो कैम्बियन काल के दौरान विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसका उद्गम हुआ। अब आप देख सकते हो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी हो गई अरावली, उसके बाद आगे क्या है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके बाद इसी कैम्बियन काल के अंतर्गत, मतलब इसके पहले जो एक काल में 2 काल हुए थे जब सबसे पहले मानव जीवन प्रारंभ हुआ। देखो क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे पहले मानव जीवन किस काल में प्रारंभ हुआ, तो हो सकता है पैलियोजोइक डायरेक्ट दे दें या पैलियोजोइक ना दे तो इनमें से एक दे दे कोई सा। ऑर्डोविशियन और सिल्लुरियन, इन दोनों में से एक नाम भी आपको मिल सकता है। तो इसी काल में सबसे पहले जल में, आपको पता है जीवन सबसे पहले जल में है, तो जल में प्रारंभ हुआ इस काल में। इसके बाद डेवोनियन काल को मत्स्य युग के नाम से जानता है। मत्स्य युग आपको पता है मत्स्य मछली का सबसे पहले ओरिजिन हुआ, तो डेवोनियन काल है। तो डेवोनियन काल में मत्स्य युग हुआ, और ये सब पैलियोजोइक काल के ही अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कार्बोनिफेरस बहुत ही ज़्यादा फेमस काल है, और इस काल में भारत में गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उनका विकास हुआ, और भारत में या दुनिया में जितने भी कोयले पाए जाते हैं वो इसी काल के अंतर्गत जीवाश्मों के दबने से उनका निर्माण हुआ, कार्बोनिफेरस काल के अंतर्गत। इसके बाद इसमें पार्मियन काल आता है, तो इस पार्मियन काल में मत्स्य युग की समाप्ति होगी। कुल मिलाकर यह है कि पैलियोजोइक काल में मत्स्य उत्पादन, मत्स्य युग आता है और एंड में समाप्ति हो जाता है इसी पैलियोजोइक काल के अंतर्गत। ये थोड़ा सा आपको एक बार थोड़ा सा देख लें, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की संभावना हो जाती है। पीसीएस में डायरेक्ट आ जाते हैं, यूपीएससी में आपको स्टेटमेंट के रूप में यहाँ से मिलेंगे सब। इसके बाद मेसोजोइक, इसे द्वितीय काल के रूप में भी जानते हैं। मेसोजोइक में त्रिमासिक काल, जहाँ सबसे पहले पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव आए, तो रेंगने वाले जीवों का प्रारंभ त्रिमासिक काल में हुआ।
उसके बाद इसी में जूरासिक युग है, और आपको पता है जूरासिक युग डायनासोर का उद्गम हुआ। जूरासिक युग के अंतर डायनासोर के युग के नाम से इसको जानते हैं, जूरासिक को। इसके बाद इसमें आता है क्रेटेशियस। क्रेटेशियस काल की अगर मैं बात बोलूँ तो क्रेटेशियस काल में खड़िया का निर्माण हुआ। खड़िया के निर्माण की अगर बात है कि कौन सा काल था, तो 2 चीज़ आपको ध्यान है। अगर डायरेक्ट उसने दिया है क्रेटेशियस, तब तो आपको नाम लगाना, चिन्ह लगाना है क्रेटेशियस पे। लेकिन अगर उसने दे रखा है मेसोजोइक दे रखा है, तो इन दोनों में से अगर दोनों दे रखे हैं तो आपको क्रेटेशियस में लगाना है, और मेसोजोइक दे रखा है तो आपको मेसोजोइक में लगाना है। कुल मिलाकर यह है कि हमने पूरे इस काल को 5 बड़े खंडों में विभाजित किया, और उनके बाद उनको छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया कालखंड में। तो मेसोजोइक तो बड़ा खंड है, और एक क्रेटेशियस उसका एक उपखंड है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से दक्कन के पठार की उत्पत्ति हुई। तो भारत का जो दक्कन पठार है वह ज्वालामुखी पर्वत पठार है। अब हम आपको जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि दक्कन के पठार में क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाएगी। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब मैं बोल दूँ वो खनिज पाए जाते हैं तो रटने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसमें आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, यह खनिज पाई जाएगी या तेल पाया जाएगा, उसका रीज़न क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। इसके बाद आता है तृतीयक काल, जिसे सीनोजोइक। ये हमारे सीनोजोइक काल को 4-5 कालों में विभाजित किया गया है। ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है उनकी उत्पत्ति हुई है। तो पैलियोसीन पहले आता है, जिसमें रॉकीज और एंडीज, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में जो पर्वत है, इनका निर्माण पैलियोसीन काल में हुआ था। और ये ध्यान रखना हिमालय से पहले के, जबकि अरावली सबसे पहले का है, विंध्याचल उसके बाद का है, और रॉकीज एंडीज उसके बाद का है। ये सीक्वेंस क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। इयोसीन काल में सबसे पहले आपको पता है हिमालय में भी हिमालय के भी 4 भाग हैं, उसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय जो नेपाल की तरफ ज़्यादा है, इसका उदय हुआ था इयोसीन काल में। एलिगोसीन में महान हिमालय, और मायोसीन में लघु हिमालय, और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय। तो सबसे नया जो पर्वत है वो शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। ये भी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन सा हिमालय का कौन सा भाग पहले ओरिजिन हुआ। ये ऐसे होंगे, देखो एक मैं बता दूंगा जब हिमालय पढ़ेंगे और जब वो चीज़ें आएंगी तो वो कैसे हुआ कैसे। लेकिन ऐसे आएगा ट्रांस हिमालय दोबारा आया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हम इसको देखेंगे भी कैसे इनका उत्पत्ति हुई। उसके बाद ये हो गया कौन सा महान हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय, और ये हो गया शिवालिक हिमालय। इस तरीके से इनका वो हुआ। तो सबसे पहले ये हो गया ट्रांस, महान और लघु और शिवालिक। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसलिए इस काल के सीक्वेंस को आपको और ध्यान रखना। इन्हीं को हिमालय को इसलिए नवीन पर्वत या अल्पाइन पर्वत या नया श्रेणी का पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति नई हुई। अब ये नए पर्वत है, मतलब अन्य की कंपेरिजन। इसके बाद नियोजिक, जिसे चतुर्युग बोलते हैं, इसमें प्लेस्टोसीन जो भारत के महान मैदान का निर्माण हुआ है वो इसी में हुआ था। तो भारत का मैदान का निर्माण आपको पता है पहले हिमालय पर्वत बना होगा तभी तो मैदान का निर्माण हुआ है, क्योंकि जो नदियाँ जिनके माध्यम से भारत में इस मैदान का निर्माण किया है वो हिमालय से आई है। तो हिमालय से बहकर आएंगी, फिर जलोढ़ मृदाएं लेके आएंगी, यहाँ पर जलोढ़ मृदा को बसाएंगे, उसके बाद मैदान का निर्माण होगा। तो सीक्वेंस इसमें आपको ऐसे लॉजिक से ध्यान रखना है कि पहले हिमालय आया होगा तभी नदियाँ आएंगी। और इसी में आपको पता है जो प्लेस्टोसीन है इसमें 4 हिमयुग हुए थे। 4 हिमयुग ऐसे होते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो एक पृथ्वी के साइकिल, मतलब ब्रह्मांड का एक साइकिल होता है कि सूर्य किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा उसकी उपस्थिति कम रहती है। तो जो ये हिमयुग है इसमें सूर्य की उपस्थिति कम रही और पूरा ठंडी ठंड और बर्फ ही रही। तो इनमें 4 हैं जिनका नाम याद आ जाए तो ठीक है, एक बार देख लेना, गुज, मिंडेल, रिस और बोर्न। इनका नाम ये ध्यान रखना। नाम भी याद नहीं रहे तो सबसे लास्ट में कब आए तो प्लेस्टोसीन में आई थी। इसके बाद होलोसीन काल को देखें तो मनुष्य है वो यहाँ पर आया, और मनुष्य ने यहाँ पर आकर के अपना वर्तमान स्वरूप है वो प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत वो काल है होलोसीन, जिसमें आप पाषाण काल, पुरापाषाण काल, निम्न पाषाण काल की जो बात करते हैं हिस्ट्री में, वो यही काल है। और इसमें मनुष्य ने कृषि कार्य भी प्रारंभ किया। ये तो नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत बने। लेकिन एक होता है एंथ्रोपिसेन। एंथ्रोपिसेन मतलब, इसका मतलब एंथ्रोपिसेन का मतलब है कि मानव ने खुद ने अब बनाए। जो आप हमारी कल्चर डेवलप होती गई, सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज तक जब हम डेवलप हुए, तो वो जो मानव ने खुद ने जो चीज़ें बनाई वो एंथ्रोपिसेन काल के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से हमने अभी कौन कौन से काल है उनको देखा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे तो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले भू आकृति विज्ञान पे जाते हैं। तो भू आकृति विज्ञान में सबसे पहली चीज़ आती है कि भू आकृति मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में। अभी तक हम ब्रह्मांड के बारे में देख रहे हैं, लेकिन अब हमारा पूरा फोकस पृथ्वी पर रहेगा, जो ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग और उससे जुड़ी हुई क्रियाओं के बारे में जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है ना। तो जियोलॉजी
है उसमें पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं, आंतरिक संरचना, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानें कि आखिरकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। अब देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट प्रूफ तो है नहीं, क्योंकि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा तो सकते नहीं, बहुत गहरा है, हमारा पॉसिबल नहीं है वहाँ पर जाना। तो इसलिए हम कुछ स्रोतों के माध्यम से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा। तो इसमें जाने से पहले दो स्रोत है, एक तो प्राकृतिक स्रोत और एक अप्राकृतिक स्रोत, जिन्हें हम फिजिक्स मतलब फिजिकल वाले जो स्रोत है, ये भौतिक स्रोत भी बोल सकते हैं इनको माध्यम से। तो सबसे पहले हम इसमें अप्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से देखेंगे कि क्या अप्राकृतिक स्रोत इतने सक्षम है कि वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। तो उनके आधार पर हम देखते हैं। एक फॉर्मूला जरूर देख लेंगे, थोड़ा सा काम पड़ेगा, इसलिए घनत्व बराबर आपको पता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा गया है। देखो, अब पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम देखें तो सबसे पहले उसमें घनत्व को अगर बेस बनाएं, घनत्व में तीन चीज़ बनाऊंगा, घनत्व, एक घनत्व हो जाएगा, एक तापमान हो जाएगा और एक दबाव। इन तीनों के आधार पर हम पृथ्वी के नीचे वाले क्षेत्र को देखेंगे कि उनके नीचे पृथ्वी की जो आंतरिक भाग में संरचना है वो कैसी है, ठोस है, द्रव है, गैस है, या तीनों पाए जाते हैं, या कहीं पर एक पाया जाता है, कहीं पर दोनों अवस्थाएं पाई जाती है, उसको देखेंगे। तो इसमें घनत्व के आधार पर क्या अनुमान लगता है, क्योंकि देखो पृथ्वी की ऊपरी हिस्सा है उसे बोलते हैं हम क्रस्ट, उसके बाद मध्य वाले हिस्से को बोलते हैं मेंटल और निचले वाले हिस्से को बोलते हैं कोर। ये पृथ्वी के नॉर्मल आंतरिक भाग के विभाजन होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है कि पृथ्वी की क्रस्ट का जो घनत्व है वो 3.9 ग्राम क्यू है, सेंटीमीटर क्यू है। तो अब आप देख सकते हो कि ऊपरी क्रस्ट का 3.9 है, जबकि पूरी पृथ्वी के मतलब आंतरिक भाग को पूरा कैलकुलेट करें तो उसका एवरेज आता है 5.5। इसका मतलब क्या है कि ऊपर कम है और एवरेज ज़्यादा है, इसका मतलब नीचे जाने पर घनत्व है वो बड़ा है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग पर जाने पर घनत्व बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व और ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घनत्व देखा जाता है कोर के अंतर्गत तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। तो आपको ये एक चीज़ पॉइंट ध्यान रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व आ जाता है, लेकिन इसके भी दो कारण अनुमान लगाए हमने कि दो कारण हो सकते हैं घनत्व बढ़ने के। एक कारण होता है कि बढ़े हुए दबाव, एक तो क्या है कि जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है तो हो सकता है प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर जब दबाव बढ़ेगा तो दबाव का मतलब द्रव्यमान उसमें बढ़ने लग जाएगा, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो अपने आप क्या बढ़ने लग जाएगा, घनत्व बढ़ेगा। तो दबाव बढ़ने से घनत्व है उसमें वृद्धि होगी। एक कारण तो यह बोल रहे हैं कि भाई देखो अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर घनत्व बढ़ रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण कि घनत्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक भाग में जाने पर जो ऊपर वाली जो परत है उसका दबाव नीचे वाली पर पड़ रहा होगा और दबाव की वजह से वो घनत्व है वो बढ़ रहा होगा। दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है, एक तो मैंने बता दिया, दूसरा कारण हो सकता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक चट्टान है उनका रासायनिक स्ट्रक्चर के अलग अलग हो, किसी का घनत्व ज़्यादा हो क्योंकि वो अलग तरीके से बनी हुई हो और उससे नीचे जाने पर वाली नीचे वाली जो परत है, जो उसका भाग है उसका घनत्व और ज़्यादा हो। जैसे कि मेंटल अलग प्रकार के पदार्थों से बनी हो, कोर है ये अलग प्रकार के पदार्थों से बनी हो, कोर ऐसे पदार्थों से बनी हो जिनका घनत्व ज़्यादा हो, मेंटल अपने पदार्थों से बनी हो जिसका घनत्व ज़्यादा हो। इसीलिए पृथ्वी की नीचे वाली घनत्वों का ज़्यादा, नीचे वाली जो परत है उनका घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। ये दो अनुमान इस घनत्व के आधार पर लगाए, लेकिन अभी तक हम बिल्कुल घनत्व के माध्यम से ये सिद्ध नहीं कर पाए कि पृथ्वी की कौन सी चट्टान का किन किलोमीटर की डिस्टेंस पर उसका घनत्व बढ़ता है, कितना बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, हम ये दो अनुमान नहीं लगा पाए केवल, लेकिन इनसे पूर्णतः जस्टिफाई नहीं कर पाए कि पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों की संरचना कैसी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं तापमान को देखूँ तो तापमान भी आपको पता है पृथ्वी की नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान वृद्धि कैसे होती है, 32 मीटर आप नीचे जाओगे तो आपको लगभग 1 सेल्सियम जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब इस अनुमान पर तो अगर मैं 100 किलोमीटर नीचे गया तो लगभग 3000 सेल्सियस तापमान बढ़ जाना चाहिए, और 3000 सेल्सियस तापमान का मतलब पानी मतलब पूरा पिघला होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी ऐसे नहीं है कि पूरे एकदम द्रवित में हो, कुछ जगह ठोस भी है, कुछ जगह थोड़ा द्रव है, लेकिन पूरा पिघला हुआ नहीं है। अब 3000 सेल्सियस तापमान पर आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा पिघल जाएगी, लेकिन इसके कारण भी दो हो सकते हैं। इसमें क्या बोला है कि सभी पदार्थ गल जाते यदि 3000 सेल्सियस तापमान पर वो चला जाता, परंतु ये बोला जाता है कि तापमान में वृद्धि, क्योंकि गलने के लिए आपको एक गलनांक बिंदु चाहिए होता है। गलनांक बिंदु वह बिंदु होता है जो ठोस को द्रव में गला देता है। तापमान का वह पॉइंट जो ठोस को द्रव में कन्वर्ट कर सकता है उसे गलनांक बिंदु बोलते हैं। अब हो सकता है कि
कि कोई वस्तु इसलिए नहीं गली हो क्योंकि उसका गलनांक पॉइंट बढ़ गया हो। फॉर एग्जांपल, पहले कोई वस्तु अगर 100 सेल्सियस तापमान पर गल रही हो सकता है कि वो 3000 सेल्सियस तापमान पर गलती हो, तो जब तक 3000 नहीं होगा तब तक वो गलेगी नहीं। या हो सकता है 3031 पे गलती हो तो 31 से वो गलेगी नहीं, क्योंकि 3000 सेल्सियस तापमान को तो झेल पाएगी। तो ये कह रहे हैं कि देखो नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं, तो वो पदार्थ गली क्यों नहीं? तो गली इसलिए नहीं क्योंकि नीचे जाने पर दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने से गलनांक बिंदु बढ़ता है। यानी कि जो वस्तु पहले 100 सेल्सियस तापमान पर गल सकती थी, हो सकता है वो 31 से सेल्सियस तापमान पर गले, और 3000 तक जाने पर वो 100 किलोमीटर में क्या हुआ, 3000 सेल्सियस तक वो नहीं गल पाई, इसलिए वो नहीं गली। एक तो लेकिन दूसरे लोगों का ये मानना है कि भाई अगर गलनांक बिंदु भी बढ़े तो दबाव की वजह से गलनांक भी तो एक लिमिटेड सीमा तक ही बढ़ सकता है, ये थोड़ी ना कि 3000 सेल्सियस तक उसको गलनांक बिंदु को बढ़ा सकता है। तो इसी आधार पर तापमान, घनत्व और इनके बीच में जो काम आया दबाव, ये तीनों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अच्छे प्रूफ नहीं दे पाते। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि घनत्व बढ़ता है, तापमान बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर। यही कहानी मैंने इसमें लिखी हुई है, आप इसको देख लेना बस। इसमें मैंने यही लिखी है, बिल्कुल कोई अलग बात नहीं लिखी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में ये तीनों स्रोत हैं, दबाव, तापमान और घनत्व, ये तीनों इसको सही ढंग से स्पष्ट रूप से हमें साबित नहीं कर पाए कि पृथ्वी की कौन सी चट्टान ठोस है या द्रव है। अभी हम अनुमान लगा पाए कि यार नीचे जाने पर घनत्व बढ़ा है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो घनत्व बढ़ने का एक कारण हो सकता है कि दबाव बढ़ा है इसलिए घनत्व बढ़ा है, या एक हो सकता है कि चट्टान का स्ट्रक्चर अलग हो, लेकिन हम जस्टिफाई नहीं कर पाए कि इसमें कौन सा कारण है। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि हम तापमान वाले फैक्टर को देखें तो नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, तो इसका मतलब पिघल जानी चाहिए, लेकिन पिघली नहीं, तो इसका भी कारण हम जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि नहीं, गलनांक बिंदु बढ़ने से वो पिघली नहीं होगी। लेकिन गलनांक बिंदु भी तो परिसर की वजह से एक लिमिटेड सीमा तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद क्या हुआ, ये कोई जवाब नहीं लगा, इसलिए ये प्रूफ है पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। ये आपको ध्यान रखना है, परी में क्या चीज़ नीचे बढ़। देखो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ समझ के ध्यान रखना है। अब मैं आपसे रटने बोल देता कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गलनांक बढ़ता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में बढ़ता है, तब वो चीज़ आप एग्जाम में रटने वाली चीज़ हो जाती, और वो ढंग से हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा मैनिपुलेट कर दिया तो आप उसको नहीं कर पाते। इसलिए आपको समझना है कि क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, एक सीमा तक क्यों रहता है, ऐसा तब आप इसको अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद प्राकृतिक स्रोतों में आते हैं, जो मैंने बताया था दूसरा। अभी तक तो हम अप्राकृतिक स्रोत देखें। इसके बाद जब ये अप्राकृतिक स्रोत नहीं आए तो हम प्राकृतिक स्रोतों पर आते हैं, जिसमें भूकंप आते हैं सबसे पहले, कि भूकंप कैसे, भूकंपीय तरंगें जो होती है वो किस तरीके से प्रूव कर देती है, देखते हैं अभी। तो भूकंपीय तरंग, इससे भी सवाल आने की संभावना राय रहती है कि सबसे पहले भूकंपीय तरंगें कौन सी है, जो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से उत्पन्न होती है, उन्हें भूकंपीय तरंगें कहते हैं। देखो दो शब्द आपको ध्यान रखना, एक होता है फोकस और एक होता है एपिसेंट्रिक। फोकस और एपिसेंट्रिक क्या होता है? फोकस पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर होता है, अंदर। फोकस पृथ्वी के अंदर वह पॉइंट जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हुई, उसको बोलते हैं फोकस या भूकंप मूल। और एपिसेंटर वो पृथ्वी के धरातल पर वह पॉइंट होता है जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का महसूस हुआ, जहाँ ओरिजिन हुई उनकी। तो धरातल पर और आंतरिक भाग में, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। आंतरिक भाग में फोकस और धरातल पर एपिसेंटर, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम भूकंपीय तरंगों की बात करें तो भूकंपीय तरंगें दो भागों में बढ़ती हैं, एक होती है कायिक तरंगें और एक होती है धरातल तरंगें। कायिक तरंगें ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही रहती है, सतह पर नहीं आती, और धरातलीय तरंगें ये पृथ्वी की सतह पर आती है, जो हमें महसूस होती है डायरेक्ट रूप से भूकंप के दौरान। प्राथमिक अगर कायिक तरंगों को हम देखें तो दो भागों में बांट देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कायिक तरंगें या प्राइमरी, इनमें प्राइमरी तरंगों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि तीनों माध्यमों में प्रवेश कर सकती है। इनकी गति तीनों माध्यमों में होती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो। इसका मतलब यह है कि जहाँ जहाँ ये जाएंगी वहाँ हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि ठोस है, गैस है, द्रव है, क्योंकि तीनों में जा सकती है। ठीक है ना। दूसरी बात, इनकी गति सर्वाधिक होती है, लेकिन तीव्रता इनकी सबसे कम होती है। कुल मिलाकर के इनकी इंटेंसिटी बहुत कम इसलिए होती है कि पृथ्वी के बहुत सबसे पहले ये इन्हीं करणों का मतलब प्राइमरी तरंग इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले भूकंप के दौरान इन्हीं तरंगों का उद्भव होता है, और इनका उद्भव पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, तो सतह पर इनकी कोई इंटेंसिटी हमें फील नहीं हो पाती। दूसरी बात, इन्हें ध्वनि तरंग बोलते हैं, क्योंकि इनको ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जैसे ये ऐसे चलेंगी, इनकी गति ऐसे होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से होंगी प्राथमिक तरंगें। ये प्राथमिक तरंगों की ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ये ध्वनि तरंग है,
तीव्रता इनकी कम होती है लेकिन गति सबसे ज़्यादा होती है और तीनों माध्यमों में जा सकती है। इसके बाद आती है सेकेंडरी तरंगें। सेकेंडरी तरंगें केवल और केवल ठोस माध्यम में गति करती है। अब इससे आधार पर हम देखेंगे कि कैसे थोड़ा अनुमान लगाया जाता है। दूसरा, इनकी गति पी की तुलना में तो कम होती है लेकिन एल की तुलना में इनकी गति ज़्यादा होती है और इनकी तीव्रता पी से ज़्यादा होती है। जो सेकेंडरी तरंग है इनकी तीव्रता ज़्यादा होती है क्योंकि ये द्वितीयक अवस्था में मतलब भूकंप के दौरान इनका ओरिजिन होता है तो ये भी पृथ्वी के आंतरिक ही रह जाती है, सतह पर नहीं यहाँ पहुँचती और इन्हें प्रकाश तरंग कहते हैं। और ये कैसे गति करती है? ऐसे गति करती है, प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। इसके बाद आती है धरातलीय तरंगें जिन्हें एल एन आर के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों माध्यमों में गति कर सकती है। इनकी गति सबसे कम होती है क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, तो वहाँ तक आते आते जो फोकस सेंटर से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसकी आपको पता है स्पीड थोड़ी, उसकी जो इंटेंसिटी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी भी गति कम हो जाती है। लेकिन तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि हमें यही महसूस होती है धरातल पर, क्योंकि धरातल पर होती है इसलिए। और जो इनकी जो आपने देखा होगा इनकी जो वो है ना वो तरंग की गति इस तरीके से रहती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी भूकंप आते हैं और भूकंप के दौरान अगर किसी मकान की या किसी धरातल पर चट्टान की में कोई दरार पड़ी है तो दरार सीधे ऐसे नहीं पड़ेगी, सीधे वो दरार कैसे पड़ेगी आपको? वो दरार ऐसे पड़ेगी ऐसे। क्यों? क्योंकि एल तरंग इसी डायरेक्शन में गति करती है इसलिए। और हमारे धरातल पर जो तरंग हमें फील होती है वो एल तरंग ही होती है, ठीक है ना। अब भूकंपीय तरंगों की जो विशेषताएं आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वो इंपॉर्टेंट है। ये इनका क्या है कि समान रासायनिक संरचना, समान रासायनिक संरचना मतलब ठोस, गैस और द्रव। ये समान रासायनिक संरचना वाली जो परतों में से गुजरने के कारण ये समान रासायनिक संरचना मान लो ठोस में गुजर रही है, मान लो द्रव में गुजर रही है, तो इनकी दिशा हमेशा सीधी रहेगी। जैसे अब ठोस में जा रही है तो ठोस में तीनों जा सकती है तो बिल्कुल सीधी जाएंगी। अगर मान लें जबकि अलग अलग पदार्थों से गुजरने वाले जो संरचना आ जाएगी तो इनका मार्ग वक्राकार हो जाएगा। कैसे वक्राकार होगा? जैसे ये मान लें ये वाला हिस्सा है ये ठोस है, ये वाला हिस्सा है ये द्रव है, ठीक है ना, और ये वाला हिस्सा ये ठोस है, ठीक है ना। वक्राकार में कैसे होगी? तीनों तरंगें ठोस से गुजर जाएंगी, पी एस और एल, ठीक है ना। एल तो आंतरिक भाग में होती नहीं, इसको छोड़ दे, पी और एस दोनों इसमें गुजर जाएंगी ठोस से। अब लेकिन द्रव में पी तरंगें जो एस तरंगें वो प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मैंने बताया था कि द्रव माध्यम में नहीं गुजरेगी, वो तो केवल ठोस माध्यम में ही एस तरंगें जाती है। तो यह क्या करेगी? एस तरंगें इधर चल जाएगी, एस तरंगें चल जाएंगी, ये एस तरंग होगी। जबकि पी तरंग सीधी दिशा में गति करती जाएगी क्योंकि पी तरंग को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी माध्यम हो। और उसके बाद जैसे ही ठोस आएगा ये एस तरंगें भी इस ठोस माध्यम में गति कर जाएंगे ऐसे। इस तरीके से वक्राकार रूप में अपना धारण कर लेंगी यदि पृथ्वी की अलग अलग संरचनाओं से ये गुजरेंगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर अलग अलग माध्यम की होगी तो ये वक्राकार माध्यम में गति करेंगी, और अगर सीधी गति कर रही है इसका मतलब वो एक ही माध्यम है और वो माध्यम होगा ठोस। और ध्यान रखना माध्यम में जितनी ज़्यादा सघनता पा जाएगी उतनी ज़्यादा इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, और उतनी ज़्यादा इनकी स्पीड है गति है वो तरंगों की बढ़ जाएगी। और अगर जितनी धीमी इनकी गति हो रही है इसका मतलब ये मान सकते हैं कि उस माध्यम की सघनता धीरे धीरे कमजोर, सघनता कम है। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंप तरंग हमें कैसे देती है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर देखें तो ये तो हो गया कोर, ये हो गया आंतरिक कोर, और ये हो गया बाह्य कोर, और ये वाला छाया क्षेत्र ये है। तो इसमें ऐसे बोलते हैं, ऐसे होता है इसमें, जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ कि ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये आंतरिक कोर हो गई, और सॉरी ये बाह्य कोर हो गई, और ये आंतरिक कोर हो गई। तो इसमें इसने बताया कि भूकंप शास्त्र के अध्ययनों में अध्ययन किया पृथ्वी के अंतर्गत, और बताया कि कायिक तरंगें जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी तरंग होती है ये सीधी दिशा में गति नहीं करके वक्राकार दिशा में गति करते हैं। इसका आधार पर हम अनुमान लगा गए कि पृथ्वी की सारी आंतरिक संरचनाएं एक रासायनिक तत्व से मिलकर नहीं बनी, मतलब एक रासायनिक अवस्था में नहीं, क्योंकि वो वक्राकार में गति कर रही है। और इसने स्पष्ट किया कि पृथ्वी की आंतरिक इससे संरचनाएं अलग अलग तरह से बनी हुई है। क्रस्ट और मेंटल है, इसमें पी और एस तरंग जाती है, इसमें पी तरंग जा रही है और एस तरंग भी जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें पी भी जा रही है और एस भी जा रही है, इसका मतलब है ठोस है। क्यों? क्योंकि एस तरंग केवल ठोस में ही जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एस तरंग है वो केवल ठोस में ही जाती है। इसका मतलब पृथ्वी का क्रस्ट और मेंटल है वो ठोस अवस्था में हुआ या नहीं प्रूफ? अब प्रूफ हो गया हमें कि पृथ्वी का क्रस्ट और मेंटल ठोस की अवस्था में। और जैसे जैसे अगर आगे जाती है तो एस तरंगें तो पहुंच नहीं पाती इसके बाद, लेकिन बाह्य कोर में एस तरंगें तो क्या है अपना डाइवर्स अपनी दिशा बदल लेती है, क्योंकि एस तरंगें
बाह्य कोर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसका मतलब बाह्य कोर ठोस अवस्था में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बाह्य कोर ठोस अवस्था में नहीं, वो द्रव्य अवस्था में है। दूसरी बात, बाह्य कोर में आते आते पी तरंगों की गति भी धीमी हो जाती है। इसका मतलब ये सघनता में नहीं है। अगर सघनता में होता तो पी तरंगों की गति ज़्यादा हो जाती, लेकिन जैसे जैसे आंतरिक कोर में पी तरंगें प्रवेश करती है, इसके बाद पी तरंगों की गति बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब आंतरिक तरंग है, आंतरिक कोर है, वो सघनता में है। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम रासायनिक स्ट्रक्चर को देखें तो क्रस्ट और मेंटल है ठोस अवस्था में, आंतरिक कोर है वो थोड़ी द्रव अवस्था में, और बाह्य कोर है वो थोड़ी द्रव अवस्था में, और आंतरिक कोर है वो दोबारा थोड़ी सघन अवस्था में पाई जाती है। और इस आधार पर हमने अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ये भूकंप का पूरा सिस्टम है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आपको बताना दे देगा। तो ये देख लिया आपने, रासायनिक आधार पर इसके स्ट्रक्चर को देख लेना। जैसे रासायनिक आधार पर कैसे किया हमने, आपको इतना ध्यान रखना है, सियाल, सीमा और नीफे ये होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। तो इसमें अगर क्रस्ट का भाग देखूँ मैं तो क्रस्ट में मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सर क्रस्ट में, पृथ्वी की क्रस्ट है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। मेंटल जो भाग है ना, उसमें पायरॉक्सिन और ऑलिवन नाम का पदार्थ ज़्यादा पाया जाता है। और बाह्य कोर है, इसमें द्रवित अवस्था में, देखो लिखा हुआ है ना, बाह्य कोर में द्रवित अवस्था में नीफे पाया जाता है। और आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में, क्योंकि सघनता बढ़ जाती है ठोस अवस्था में, और उसमें क्या पाया जाता है, नीफे पाया जाता है। या नीफे मतलब होता है निकेल और फेरन, फेरन मतलब लोहा। तो इसमें निकेल और लोहा दोनों पाए जाते हैं। लेकिन बाह्य कोर चूंकि हमने अभी देखा द्रव अवस्था में, अब द्रव अवस्था में अनुमान कैसे लगा, क्योंकि इस तरंगें इसमें नहीं घुस पाती। अगर ये ठोस अवस्था में होता तो इस तरंगें इसमें प्रवेश कर जाती। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, पी तरंग की क्या प्रॉपर्टी है, एस तरंगों की क्या प्रॉपर्टी है, एल तरंगों की क्या प्रॉपर्टी है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अध्ययन के लिए में पी और एस तरंगें ही काम आती है, एल तरंगें तो धरातल पाती है इसलिए काम नहीं आती, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ पता लगा। इसके बाद डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं जो इन क्रस्टों के बीच को अलग अलग करती है, उनको बाइफरकेट करती है। तो देखेंगे अभी पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर देखें तो ऊपरी क्रस्ट को दो भागों में बांट दिया गया, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं कोलोराडो। उसके बाद निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करने वाली मोह, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को अलग करने वाली रेपिटी, और निचला मेंटल और बाह्य कोर को अलग करने वाली गुटेनबर्ग, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाले लैम। देखो इनका सीक्वेंस ध्यान रखना, कोलोराडो, मोह, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लैम। अगर ये याद है तो आपको ये पता लग जाएगा, क्योंकि ये तो आप अनुमान लगा ही लोगे इसका तो कि क्रस्ट है तो उसका ऊपरी भाग होगा ऊपरी क्रस्ट, निचला भाग होगा निचली क्रस्ट। अगर मेंटल है तो उसका ऊपरी भाग होगा ऊपरी मेंटल, निचला भाग होगा निचली मेंटल। कोर है तो उसका बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना बस, कोलोराडो, मोह, रेपेटी और गुटेनबर्ग और लैम है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके सवाल भी आते हैं, क्योंकि सवाल आ जाए कभी कोई कि आंतरिक कोर और बाह्य कोर को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, तब आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। इसके बाद अब हम आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो इसका अगर आंतरिक यांत्रिक तरीके से हम थोड़ा विभाजन करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, तो ध्यान रखना एक होता है इसमें स्थलमंडल, और स्थलमंडल में कौन सी चीज़ आती है ध्यान रखना, क्रस्ट और उसके साथ मेंटल, ऊपरी मेंटल है उसका ऊपरी भाग आता है, केवल ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग है, ये दोनों आते हैं स्थलमंडल में, जैसे लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। इसके नीचे आता है दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल की बात करूँ तो इसमें ऊपरी मेंटल का निचला भाग है, तो ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग तो चला गया स्थल मंडल में, तो ऊपरी मेंटल का जो निचला भाग होता है दुर्बल मंडल में। और मध्य मंडल में क्या आएगा, निचला मेंटल आ जाएगा, और केंद्र मंडल में आपको पता है कोर आ जाएगी, दोनों कोर, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। ध्यान रखना स्थल मंडल है, यानी कि स्थल मंडल ये दुर्बल मंडल के ऊपर फेंकता है। इसका मतलब दुर्बल मंडल थोड़ा सा, दुर्बल मंडल की मैं बात करूँ तो दुर्बल मंडल थोड़ा सा एक तरह से इस पर गति करता है। कौन, स्थल मंडल, किस पे, दुर्बल मंडल पे, ध्यान रखना। और दुर्बल मंडल में पेरोडाइट चट्टानें की प्रमुखता पाई जाती है। मैं अभी बताऊंगा पेरोडाइट चट्टानें कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा दुर्बल मंडल में पाई जाती है। और दुर्बल मंडल में निम्न वेग क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जाकर के जो भी तरंगे ऐसे तरंगे उनकी गति भी धीमी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म इसमें आने लग जाती है, इसलिए थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म आ जाता है, इसलिए इस पर चलता है। तो दुर्लभ फॉर्म थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म है। जितने भी ज्वालामुखी बनते हैं ना वो ऐसी दुर्बल मंडल से बनते हैं। ज्वालामुखियों की लावा बनता है वो दुर्बल मंडल से ही बनता है, ठीक है ना। इसके बाद भौतिक इनका विभाजन करें, सियाल, सीमा, नीफे। तो ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। तो में क्रस्ट है उसमें सिलिका एल्यूमिनियम ज़्यादा पाए जाते हैं, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा पाए जाते हैं, और कोर में नीफे और आयरन ज़्यादा पाए जाते हैं। इस तरीके से, तो इस तरीके से अभी हमने ये चीज़ें देखी।
और इस वीडियो को मैं अभी ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, इतना ही रहने दूंगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको चट्टानों से पढ़ेंगे। हम अगला पॉइंट होगा हमारा चट्टान। देखो मैंने जो आपको बताया इसका एक चीज़ आपको ध्यान रखना, मैंने आपको डायरेक्ट फैक्ट ना दिखा करके मैंने आपको समझाया। अगर आप मेरी समझी हुई बात को अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आओ, कितना भी फैक्ट से जुड़ा हुआ वो आपको वहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको आप सॉल्यूशन आसानी से कर दोगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपसे पूछ ले तुरंत क्वेश्चन क्या आएगा कि ये बताओ कि क्वेश्चन जैसे एग्जांपल एक मान लो कि क्रस्ट में कौन से तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आपको तुरंत होना चाहिए कि सियाल है, इसका मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम है, क्रस्ट में ज़्यादा पाए जाएंगे। अगर पूछ लिया कि आंतरिक कोर कैसी है, आप बोलना ठोसी अवस्था में, बाह्य कोर कैसी अवस्था में, द्रवित अवस्था में। तो इस तरीके से चीज़ें हैं वो आपको समझनी है और इसी तरीके से आपको उनको लिंक करते हुए देना है। चाहता तो मैं डायरेक्ट एक एक लाइन वन लाइन बना करके आपको इसमें फैक्चुअल भी दे सकता था, लेकिन वो चीज़ें क्या है कि ज्योग्राफी में आपके चल नहीं पाती, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करें इसको। थोड़ा सा ज्योग्राफी अगर आपके समझ में आ गई, मैं बता रहा हूँ जो वाली, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से आपके ज्योग्राफी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी प्रकार के सवाल ज्योग्राफी में आसानी से कर पाओगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।